आज सोनल को दूसरे दिन भी तेज बुखार था। उसका पति नितिन अनमना सा रसोई में खाना बनाने का असफल प्रयास कर रहा था। तभी सोनल मास्क लगाकर हिम्मत करके उठी और नितिन को दूर से ही हटाते हुए बोली, नितिन तुम जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। नितिन सपाट स्वर में बोला, तुम्हारा बुखार तो 99 पर ही अटका हुआ है सोनल, और तुम आराम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें 104 डिग्री फीवर हो। फीकी हंसी हंसते हुए सोनल बोली, नितिन शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी 15 वर्षीय बेटी श्रेया रसोई में आई और सोनल के हाथों से बेलन चकला लेते हुए बोली, आप जाइए माँ, मैं बना लूँगी। तभी 13 वर्षीय बेटा आर्यन भी रसोई में आ गया और बोला, मम्मी आप लेटो, मैं आपको नारियल पानी देता हूँ और टेम्परेचर चेक करते रहना। सोनल बोली, बेटा तुम सब लोग मास्क लगा लो, मैं अपना टेम्परेचर खुद चेक कर लेती हूँ। नितिन चिढ़ते हुए बोला, सुबह से जब मैं काम कर रहा था तो तुम दोनों का दिल नहीं पसीजा अपने बाप को लेकर, और अभी तुम्हारी मम्मी के आने पर तुम दोनों भी रसोई में आ गए। श्रेया थके स्वर में चकले पर किसी देश का नक्शा बेलते हुए बोली, पापा हमारी ऑनलाइन क्लास थी 1 बजे तक। आर्यन मास्क को ठीक करते हुए बोला, पापा एक काम कर लो, कहीं से ऑक्सीमीटर का इंतजाम कर लीजिए, मम्मी का ऑक्सीजन लेवल चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। नितिन बोला, अरे सोनल को कोई कोरोना थोड़े है, पैरासीटामोल से बुखार उतर तो जाता है, यह वायरल फीवर है, और फिर कोरोना के टेस्ट कराए बगैर तुम क्यों यह सोच रहे हो। श्रेया खाना परोसते हुए बोली, पापा तो करवाए ना टेस्ट। नितिन को लग रहा था कि क्यों कोरोना के टेस्ट पर 4,000 खर्च किया जाए, अगर होगा भी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। भला वायरस का कभी कुछ इलाज मिला है जो अब मिलेगा, फालतू का इतना खर्च करने के बाद। जब श्रेया खाना लेकर सोनल के कमरे में गई तो सोनल दूर से ही बोली, बेटा यहीं रख दो, मेरे करीब मत आओ, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण यह बुखार तुम्हें भी हो। नितिन बाहर से ही चिल्लाते हुए बोला, तुम तो खुद को कोरोना करके ही मानोगी। सोनल बोली, नितिन चारों तरफ कोरोना ही फैला हुआ है, और फिर मुझे बुखार के साथ साथ गले में भी तो दर्द हो रहा है। श्रेया और आर्यन बाहर खड़े अपनी मम्मी को बेबसी से देख रहे थे। क्या करें, कैसे मम्मी का दर्द कम करें, दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। सोनल को नितिन की लापरवाही का भली भांति ज्ञान था। उसे यह भी पता था कि महीने के आखिर में पैसे ना के बराबर होंगे, इसलिए नितिन टेस्ट नहीं करवा रहा है। सरकारी फ्री टेस्ट की स्कीम ना जाने किन लोगों के लिए है, उसे समझ नहीं आ रहा था। सोनल ने व्हाट्सएप से नितिन को दवाओं की पर्ची भेज दिया। नितिन मेडिकल स्टोर से दवा ले आया। हालांकि मेडिकल स्टोर वाले ने बहुत आनाकानी की थी, क्योंकि पर्ची पर सोनल का नाम ही नहीं था। दवाओं का थैला सोनल के कमरे की दहलीज पर रखकर नितिन चला गया। सोनल ने पैरासीटामोल खा ली और आंखें बंद करके लेट गई, पर उसका मन इसी बात में उलझा हुआ था कि वह कल ऑफिस जा पाएगी या नहीं। आजकल तो हर जगह बुरा हाल है, एक दिन भी न जाने पर वेतन कट जाता है, कैसे खर्च चलेगा अगर उसे कोरोना हो गया तो। नितिन के पास तो बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यही सोचते सोचते उसके कानों में अपने पापा की बात गूंजने लगी। उन्होंने कहा था, सोनल बेटा, यह लड़का तुझे नहीं तेरी नौकरी को प्यार करता है। तुझे क्या लगता है यह तेरे रूप रंग पर रिझा है? तुझे दिखाई नहीं देता कि तुम दोनों में कहीं से भी किसी भी रूप में कोई समानता नहीं है? आज 16 वर्ष बाद भी रह रह कर सोनल को अपने पापा की बात याद आती है। सोनल के घर वालों ने उसे नितिन से शादी के लिए आज तक माफ़ नहीं किया था, और नितिन के घर में रिश्तों का कभी कोई महत्व था ही नहीं। शुरू शुरू में तो नितिन ने उसे प्यार में भिगो दिया था। सोनल को लगता जैसे वह दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है, पर यह मोहभंग जल्द ही हो गया जब 2 माह के भीतर ही नितिन ने बिना सोनल से पूछे उसकी सारी सेविंग किसी प्रोजेक्ट में लगा दी थी। जब सोनल ने नितिन से पूछा तो नितिन बोला, अरे सोनल देखना, मेरा प्रोजेक्ट अगर चल निकला तो तुम यह नौकरी छोड़कर बस मेरे बच्चे पालना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और तब तक श्रेया के आने की दस्तक सोनल को मिल गई थी। फिर धीरे धीरे नितिन का असली रंग सोनल को समझ आ चुका था। जब तक सोनल का डेबिट कार्ड नितिन के पास होता तो सोनल पर प्यार की बारिश होती रहती थी। जैसे ही सोनल नितिन को पैसों के लिए टोकती तो नितिन सोनल से बोलना छोड़ देता। धीरे धीरे सोनल ने स्वीकार कर लिया था कि नितिन ऐसा ही है, उसे मेहनत करने की आदत नहीं है। सोनल के परिवार का उसके साथ खड़े न होने के कारण नितिन और ज़्यादा शेर हो गया था।
घर बाहर की जिम्मेदारियां, रात दिन की मेहनत और पैसों की तंगी के कारण सोनल बेहद रुखी हुई हो गई थी। सुंदर तो सोनल पहले भी नहीं थी, पर अब वह एकदम ही रूखी लगती थी। सोनल मन ही मन घुलती रहती। नितिन का इधर उधर घूमना सोनल से छिपा नहीं रहा था, और ऊपर से यह बेशर्मी कि नितिन सोनल के पैसों से ही अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करता था। दोनों बच्चों को पता था कि मम्मी पापा के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं था, पर जिंदगी फिर भी कट रही थी। यह सब सोचते सोचते सोनल की आंख न जाने किस पहर में लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उसे एक बेहद अजीब सपना आया जिसमें नितिन के हाथ खून से रंगे हुए थे। अचकचा कर सोनल उठी। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। बुखार चेकअप किया तो 102 था। चाह कर भी वह उठ ना पाई और ऐसे ही गफलियत में लेटी रही। सुबह किसी तरह से ऑक्सीमीटर का इंतजाम हो गया था। सोनल ने जैसे ही नापा तो उसका ऑक्सीजन लेवल 85 था। उसने फ़ोन करके नितिन को बोला तो नितिन भी थोड़ा परेशान हो गया और बोला, सोनल प्रोन पोजीशन में लेटी रहो। इधर उधर नितिन ने हाथ पैर मारने शुरू किए। सब जगह पैसों के साथ साथ सिफारिश चाहिए थी। नितिन के हाथ खाली थे। किसी तरह श्रेया की फ्रेंड की मदद से सोनल को अस्पताल तो मिल गया था, पर दवाओं और टेस्ट के पैसे कौन देगा। तभी कॉरिडोर में एक सांवली मगर सुंदर नर्स आई और नितिन से मुखातिब होते हुए बोली, सर, दवाएं यहाँ फ्री नहीं हैं। नितिन मायूसी से बोला, जानता हूँ मैम, पर घर में सब लोगों को कोविड है और माँ पापा को कैसे ऐसे छोड़ देता। उसी चक्कर में सब कुछ लग गया। 2 बच्चे भी हैं। आप ही बताओ क्या करूँ। बिजनेस में अलग से घाटा चल रहा है। नर्स का नाम ललिता था। वह 32 वर्ष की थी। उसे नितिन से थोड़ा सहानुभूति सी हो गई। उसने कहा, अच्छा सर, मैं कोशिश करती हूँ। नितिन ने अचानक से ललिता का हाथ अपने हाथों में लेकर हल्के से थपथपा दिया। ललिता हक्की बक्की रह गई। नितिन धीरे से बोला, आई एम सॉरी ललिता, पर तुम्हें पता है ना, इंसान ऐसे पलों में कितना कमज़ोर पड़ जाता है। ललिता को लगा कि नितिन कितना केयरिंग है अपने घर परिवार को लेकर, और एक उसका पहला पति था, एकदम निकम्मा। काश मेरा पति भी इतना केयरिंग होता तो मुझे अपनी जान हथेली पर रखकर यह नौकरी नहीं करनी पड़ती। नितिन विजयी भाव के साथ घर आया। उसे लग रहा था कि उसने दवाओं का इंतजाम फ्री में ही कर लिया है। थोड़े से घरियाली आंसू बहाकर वह ललिता को पूरी तरह अपने शीशे में उतार लेगा। नितिन के पास यही हुनर था, औरतों की भावनाओं को हवा देकर उनको उल्लू बनाना, औरतों की झूठी तारीफें करना और खुद अपना उल्लू सीधा करना। ललिता ने सोनल की दवाओं का इंतजाम कर दिया था। नितिन ने नहाकर ब्लू कलर की शर्ट और जीन्स पहनी, क्योंकि उसे पता था कि इसमें वह काफ़ी सुंदर और कातिल लगता है। दोनों बच्चों को बुलाकर दूर से ही बोला, बेटा, मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ, तुम लोग रह लोगे ना अकेले। श्रेया डबडबाई आवाज़ में बोली, पापा, मम्मी ठीक हो जाएंगी ना। नितिन इतना स्वार्थी था कि उसे अभी भी ललिता ही दिख रही थी। झुंझलाता हुआ बोला, अरे भाई, इसीलिए तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम क्यों रो धो रही हो। आर्यन श्रेया को चुप कराते हुए बोला, दीदी, हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। पापा आप जाओ, हम लोग अकेले रह लेंगे, आप मम्मी का ख्याल रखना। नितिन हॉस्पिटल तो गया, पर सोनल के पास जाने के बजाय लोमड़ी की तरह ललिता के बारे में इधर उधर से पता लगाता रहा। यह पता लगाते ही कि ललिता का अपने पति से तलाक हो गया है, नितिन की बाँझें खिल गई। उधर सोनल का ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा था। हॉस्पिटल में इतनी मारामारी थी कि अगर मरीज का तीमारदार ध्यान न दे तो मरीज की कोई सुध-बुध नहीं लेता था। नितिन बाहर से ही सोनल को देख रहा था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था अंदर जाने का। तभी नितिन ने दूर से ललिता को आते हुए देखा। नितिन भागकर सोनल के पास गया। नितिन ने देखा कि सोनल का ऑक्सीजन लेवल 70 पहुंच चुका है। वह भागकर ललिता के पास गया और घरियाली आंसू बहाते हुए बोला, ललिता, मेरी सोनल को बचा लो, घर पर बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने गया था। ललिता भागते हुए सोनल के पास पहुंची तो देखा ऑक्सीजन मास्क ठीक से लगा हुआ नहीं था। उसने ठीक किया तो सोनल का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। नितिन ललिता के करीब जाते हुए बोला, ललिता, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। मैं तो अभी डर ही गया था कि पता नहीं सोनल को क्या हो गया। ललिता को नितिन से सहानुभूति सी हो गई। नरम स्वर में बोली, आप चिंता मत करें, यह तो मेरा पर्सनल नंबर है, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा। नितिन को ललिता से और भी बात करनी थी, इसलिए बोला, यहाँ कोई कैंटीन है क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर पापी पेट
तो नहीं मानता ना। वह चाहता था कि इसी बहाने ललिता और वह खुद थोड़ा एक दूसरे को टाइम दे। ललिता बोली, आप मेरे साथ चलो। कैंटीन में बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। नितिन जितना झूठ बोल सकता था उसने बोल दिया। ललिता जब कैंटीन से बाहर निकली तो उसे लगा कि वह नितिन के बेहद करीब आ गई है। ललिता ने नितिन की मदद करने के उद्देश्य से अपनी ड्यूटी भी उस वार्ड में लगवा ली जिसमें सोनल एडमिट थी। वह आते जाते आंखों ही आंखों में नितिन को साहस देती रहती थी। नितिन को ललिता में अपना अगला शिकार मिल गया था। वह बेहया इंसान यहाँ तक सोच बैठा था कि अगर सोनल को कुछ हो गया तो वह ललिता को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा। ललिता अकेली रहती है और अच्छा खासा कमाती भी है, दिखने में भी आकर्षक है और सबसे बड़ी बात ललिता उसे पसंद भी करने लगी है। अब नितिन का रोज का यह काम हो गया था, ललिता के साथ कैंटीन में खाना खाना और अपने दुख की कहानी कहना। ललिता को नितिन का आकर्षक रूप रंग और उसका अपने परिवार के लिए समर्पण आकर्षित कर रहा था। उसे सपने में भी भान नहीं था कि नितिन इंसान के रूप में एक भेड़िया है। सोनल का मन नितिन की हरकतें देखकर छटपटाता रहा था। वह बच्चों को देखना चाहती थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके बाद यह चालाक इंसान बच्चों पर ध्यान नहीं देगा। पर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनल कोरोना के आगे अपनी जिंदगी की जंग हार गई थी। नितिन जब सोनल का अंतिम संस्कार करके घर पहुंचा तो श्रेया और आर्यन का विलाप देखकर पहली बार उसका दिल भी भावुक हो उठा था। वह भी बच्चों को गले लगाकर फपक फपक कर रो पड़ा। पर नितिन को पता था कि सोनल इस घर की गृहिणी ही नहीं बल्कि अन्नदाता भी थी। बैंक में बस अब 10,000 रुपये ही शेष थे। सोनल के जाने के बाद एक बंधी हुई इनकम का सोर्स बंद हो गया था। नितिन की आदतें इतनी खराब थी कि उसके घर वाले और दोस्त उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में ललिता के अलावा नितिन को कोई नज़र नहीं आ रहा था। सब मुसीबतों के बाद भी बस एक अच्छी बात यह थी कि यह घर नितिन और सोनल ने बहुत पहले बनवा लिया था। अब नितिन ने तिक्रम लगाया और ललिता को अपने घर पर पेइंग गेस्ट की तरह रहने को बोला। लेकिन नितिन की बात सुनकर ललिता अचानक सोच में पड़ गई। ललिता की हिचकिचाहट देखकर नितिन बोला, ललिता, मेरे बच्चों की खातिर ही आ जाओ। वे सोनल को बहुत मिस करते हैं। तुम जितना किराया यहाँ देती हो उससे आधा ही देना। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। ललिता की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई थी। वह अपना सामान लेकर नितिन के घर आ गई। दोनों बच्चे ललिता को देखकर अचकचा गए मगर कुछ बोल नहीं पाए। एक रूम में ललिता, दूसरे में बच्चे और ड्राइंग रूम में नितिन रहता था। ललिता ने धीरे धीरे पूरे घर का काम अपने जिम्मे ले लिया। नितिन रात दिन ललिता की तारीफों में कसीदे पढ़ता था। ललिता को लगता था कि उससे ज़्यादा सुंदर शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। ललिता आखिर एक औरत थी और वह भी निपट अकेली। उसका दिल भी पिघल गया। ललिता और नितिन की शादी नहीं हुई थी पर अब वे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। ललिता का पूरा वेतन अब नितिन की जेब में जाता था। श्रेया और आर्यन अपने पापा और ललिता की चुगलबाजी देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ते रहते। एक दिन तो हद हो गई जब नितिन और ललिता बेशर्मी की सारी सीमा लांघते हुए बच्चों के सामने ही कमरे में बंद हो गए। ललिता के हॉस्पिटल जाने के बाद आर्यन और श्रेया ने नितिन को आड़े हाथों लिया। आर्यन बोला, पापा, आपको शर्म नहीं आती? मम्मी को अभी गए हुए 2 माह भी नहीं हुए हैं और आप यह सब कर रहे हैं। नितिन गुस्से में बोला, क्या तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद मुझे अकेलापन नहीं लगता? ललिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसी के कारण हमें यह रोटी नसीब हो रही है। तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता तो जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। और फिर बेटा, मैं कोई ललिता आंटी को तुम्हारी मम्मी की जगह थोड़े ही दूंगा। वह बस हमारे यहाँ रह रही हैं और रहने का किराया दे रही हैं। दोनों बच्चे उस दिन अपनी मम्मी को याद करके रोते रहे। नाना नानी से तो कोई मतलब नहीं था और दादा के जाने के बाद दादी ने भी चाचा के डर से उनसे रिश्ता खत्म कर लिया था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब ललिता नितिन पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। नितिन एक शातिर खिलाड़ी था। उसने ललिता को यह कहकर चुप करा दिया था कि उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे और वह उनके बिना नहीं रह पाएगा। ललिता गुस्से में बोली, ठीक है, तो मैं ही यह घर छोड़कर चली जाती हूँ। नितिन ललिता को बाहों में भरते हुए बोला, ललिता, मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर तुमने मुझे छोड़ने की बात भी सोची। नितिन का प्यार देखकर ललिता सहम सी गई। 3 साल हो गए। ललिता आत्मनिर्भर और आकर्षक थी पर नितिन उसका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से शोषण कर रहा था। पर अब ललिता चाहकर भी इस जाल से निकल नहीं पा रही थी।
नितिन के झूठ को भी वह सच मानकर जी रही थी। कम से कम सोनल के पास उसके 2 बच्चे तो थे, पर ललिता के तो इस रिश्ते में कहीं से कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। ललिता पिछले 3 सालों में 2 बार गर्भपात करा चुकी थी। ललिता अकेली थी, पर अपने अकेलेपन को भरने के लिए उसने गलत साथी चुन लिया था। उधर नितिन बेहद खुश था कि वह किसी भी कीमत पर शादी करके एक और बच्चे का खर्च नहीं बढ़ाना चाहता। वह खुश था, अब उसे पूरी आज़ादी थी और साथ ही ललिता के ऊपर हक भी था उसका। स्वार्थ में नितिन को न ललिता का ख्याल था और न ही बच्चों की फिक्र। ललिता सोच रही थी कि कोरोना ने सोनल की तो जिंदगी छीन ही ली, पर उसे जीती जागती लाश बना दिया। श्रेया, आर्यन और ललिता तीनों ही एक त्रिकोण में ना चाहते हुए भी बंधे हुए थे और इस त्रिकोण के हर कोण को नितिन अपने हिसाब से घटाता या बढ़ाता रहता था। लेकिन इन सब के बीच ललिता का स्वाभिमान चूर चूर हो रहा था। इतने दिनों में वह नितिन को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। उसे आभास हो चुका था कि नितिन उसे धोखा दे रहा है। तभी उसने एक फैसला लिया। वह एक दिन नितिन के घर से बाहर जाने के बाद बच्चों समेत घर छोड़कर अपनी एक सहेली के यहाँ रहने चली गई और वहीं से उसने नितिन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया। लेकिन नितिन भी शातिर था। उसने भी उल्टा ललिता के अगेंस्ट कंप्लेन किया कि वह उसके बच्चों को लेकर भाग गई है। कोर्ट में बच्चों ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उसके अपने पिता ने कभी भी उनकी परवाह नहीं की और ललिता को भी वह धोखा दे रहा है। ललिता के बार बार चाहने पर भी वह उसे शादी नहीं कर रहा है। पुलिस की इंक्वायरी में साफ पता चल गया कि कैसे नितिन ललिता की बैंक बैलेंस को यूज करता था। कोर्ट ने नितिन को सख्त सजा दी और साथ ही ललिता के रिक्वेस्ट पर बच्चों की कस्टडी ललिता को सौंप दी। ललिता शायद बच्चों को अपने साथ रखकर अपने किए की पछतावा करना चाहती थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।